तौहीन अदालत के लिए सिर्फ तौहीन इलेक्शन कमीशन ये है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए सिर्फ इमरान खान जरूरी नहीं है, उसके लिए हर वो इदारा, हर वो शख्स जो आपकी तौहीन करेगा, आप उसको नोटिस करें, उनको पर्सनली तलब करें। सबसे ज्यादा कन्वेंशंस किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशन ने या पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो कन्वेंशंस किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। वजह क्या है कि इसलिए कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको ओवरसीज का ट्रस्ट हासिल करना है, उनसे पैसे लेकर आने हैं, आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद करके इन्वेस्टमेंट लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने हम जो अहम मौजू डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है, हमने ईसीपी को एक लेटर दिया है आज की तारीख में। कल हम कराची में एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी देखा पूरे पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये इजाज़त है कि वो अपने जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने प्रोग्राम करें, और उन सब को इजाज़त है। शायद इजाज़तनामे के लिए सुनना पड़े, हमने जो प्रोसेस करके इजाज़तनामे के लिए जमा करा के हम कल करना चाह रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा है और आज रिसीव कराया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये अलग बात है कि हमें फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। माजी करीब में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा जगह पे हमने इजाजतनामे मांगे, कहीं इजाजत नहीं मिली। लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे काना में हमें इजाजत मिली लाहौर में, लेकिन इससे पहले का हमारा कन्वेंशन शुरू होता सब लोगों को उठा लिया गया। और उसी के साथ आपने मानसेरा में देखा, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है कि आप इनको जलसे करने की और प्रोग्राम करने की इजाजत दें। लेकिन वहां क्या किया उन्होंने कि सारी कुर्सियां उठा के ले गए और उसके अलावा जो बाकी ने, एएनपी ने जलसा किया, जेयूआई ने किया, वहां 200-200, 400-400 पुलिस वाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। जबकि हमारे साथ क्या हुआ, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हमारे वर्कर्स को। और इसी तरह मर्दान में और सवात में हमारे दोस्तों ने जो वहां वर्कर्स कन्वेंशन किया चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी में आपको पता है कि किसी किस्म की एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है करने के इजाजत की भी जरूरत नहीं किसी डीसीओ से या डीसी से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया, और साथ सवात में भी और इसी तरह मर्दान में भी। और आपने खुद देखा कि यहां आपके प्रेस क्लब के बाहर जो फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले पीटीआई के लोग आए थे, उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। ये तर्ज अमल ना आईनी है ना ये कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक ना वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, ना तसादुम की सियासत पे यकीन रखती है। इसने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको वाजे कर दूं, आप पिछले 1.5 साल 2 साल में उठा लो, सबसे ज्यादा कन्वेंशंस किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशन ने या पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो कन्वेंशंस किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। चूंकि ये वो चीज है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां अफरा तफरी होगी, वहां इंतशार होगा, वहां बददिली होगी, वहां इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होगा, बड़े छोटे की तमीज और तफरीक खत्म हो जाएगी। कानून और इंसाफ का, बराबरी का सलूक की बजाय कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगेगा। कानून और इंसाफ के दोहरा मेयार जब सामने आएगा तो रियासती इदारे भी वो सूरत में हमारे पाकिस्तान में सियासी तनाव में इजाफा होता है, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होता है। आपने माजी करीब में देखा, पिछले 1 साल से यानी मार्च से लेकर आज तक, ये पिछले जब तक खान साहब जेल नहीं गए, जितने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े जलसे थे।
और उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता था, एक शहर में नहीं होता था, एक शहर में जलसा होता था, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे की कवरेज दिखाई जाती थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पीटीआई ने ये शुरू किया, क्योंकि यूथ को इंगेज किया, पब्लिक और अवाम को इंगेज किया। लेकिन मसला ये था कि इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मौके पे किसी जगह भी एक गमला नहीं टूटा। आप हमें कहते हो आप तशद्दुद पुरतशद्दुद वाली बात करते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक जमात जो पीटीआई है, सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, जब हम यहाँ आए तो सारे के रास्ते ब्लॉक थे। मैंने पिटीशन फाइल की थी, आप सारे साफी बिरादरी दोस्त हमारे जानते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पुरअमन तरीके से सारी चीजों को आप मैनेज करें। सिर्फ एक शहर लाहौर में 500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए, और उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हमने उनको छुड़वाया था। और जिन पे तशद्दुद किया जा रहा था, याद होगा आपको, जिस बस से उतारे जा रहे थे, वो एक शख्स को कहते हैं ये वकील नहीं है, इस पर तशद्दुद ना करो। ये था इनका तर्ज अमल। राना सनाउल्लाह साहब की जेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने फाशिज्म को प्रमोट किया, फरोग दिया, वो आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई जिन पर तशद्दुद सियासत कर रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून तशद्दुद का आज मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया गया, वो कहां है? आइन आपका कहता है, आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने आप उसको पेश करोगे। और अगर नहीं करोगे, यह सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि बुनियादी हुकूक पहली चीज है जो इंसानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और जहां बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वहां नाकाम रियासतें कहलाती हैं। आज हम क्या किधर जा रहे हैं देखें। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, आप लूना अगर इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं, हमें मौका नहीं देते। आप जोर जबरदस्ती में जो 80% 90% जिसकी पॉपुलरिटी है, उसको आप क्रश करके उसके बंदे उठा लेते हैं, मौका नहीं देते। आप मुल्क की माशी तबाही होगी, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और इस अंदाज और इस हालत से मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस एडवेंचर्स की, इसलिए कि माशी तबाही आपकी इतनी हो चुकी है कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो रियासत की जड़ें खोखली करने के मुताबिक होगा। वजह क्या है? कि इसलिए कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको ओवरसीज का ट्रस्ट हासिल करना है, उनसे पैसे लेकर आने हैं, आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद करके इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इसलिए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आए। और अगर आपके हुक्मरानों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हो, उनके बच्चे बाहर हो, उनका बिजनेस बाहर हो, तो मुझे बताओ इन्वेस्टर कैसे आप पे बिलीव करेगा कि इनकी पॉलिसीज वाकई ऐसी होंगी जो इस मुल्क के रहने वाले या इस मुल्क में जब आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट हो जाएगा तो फिर लोग नहीं आएंगे, फिर इन्वेस्टर नहीं आएंगे, उसका नुकसान क्या होना है? ये 25 करोड़ आवाम भुगतेगी, ये रियासत भुगतेगी। आज भी वक्त है कि इदारे सोचें, इसको रिकंसिडर करें। और साथ मुझे ये बताएं, उसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रांग पॉपुलर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी, वो खर्चे कम करेगी, वो अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, वो पॉलिसी ऐसी देगी जो कंसिस्टेंट होगी और जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होगा। जिस हुकूमत के ऊपर, जिस इदारे के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो, वो ना इदारे प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, ना वो हुकूमतें प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उस दिन भी जो 9 मई को हुआ, आपने देखा इमरान खान ने निकलते वक्त घर से सिर्फ एक बात की, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट आप उसको घर के बाहर दिखा देते,
आप हाई कोर्ट में दिखा देते हैं, बाहर दिखा देते हैं, उसे गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन आपने जरूर वो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया, उसके सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस बदतरीन अंदाज से मिसबिहेव करते हुए उनको उठा के ले गए। तो ये क्या था? और हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये पीछे भी आप देख लें, 6 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, किस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ और 98 में जिस तरह अटैक हुआ था वो भी पता है। और ये नहीं कहा कि ये जहाज है, उसमें सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका बैठा हुआ है, 7 मिनट का आपके पास पेट्रोल रह गया है, इनको इंडिया ले जाओ। हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम एक पुरअमन जमात हैं और हम रहना चाहते हैं। हम ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज हमारा मुखालिफ भी इस बात को मानता है। तो जब इस बात को वो मानता है, तो इस मुल्क के अवाम आप उसके लिए मुल्क को किसी अच्छी सूरत में नहीं लेके जाएंगे। उसका नुकसान होगा, उसका फायदा किसी को नहीं होना। तो इसलिए मैं एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा आईनी इदारा है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उनकी जिम्मेदारी है। हमने उनको एप्लीकेशन और लेटर दे दिया है और हम ये यकीन रखते हैं कि वो जरूर अपनी साख के लिए, इस मुल्क के लिए और इस इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा न बनाने के लिए आप अपना वाज़ेह और पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। और केयर टेकर से भी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से भी मैं ये मुतालबा करता हूं कि आप टीवी में बैठ के तो हर जगह पे कहते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, सबको मौका मिलेगा, लेकिन ये जो मौका दे रहे हैं कि आज इलेक्शंस की तारीख आ गई है, 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हर किसी को आप मौका देंगे और अगर नहीं देंगे तो पब्लिक, अवाम, लोग, इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको देख रही है। ऐसे डिस्क्रेडिटेड इलेक्शंस का नुकसान होगा, रियासत को किसी लिहाज से उसका कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आजम खान की निकाल जो दी जा रहा है उनकी डेथ हुई, उसके बाद यहाँ पे तकर्री का तरीका का क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ भी तकर्री हुई थी तब देखिए, ये एक आईनी बहरान पैदा हो गया है। इस आईनी बहरान को हल करने के लिए आइन का हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आइन में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, इलेक्शंस होने होते हैं 60 दिन में या 90 डेज़ में, उससे ज़्यादा का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन का जवाब नहीं रखा गया। हाँ, जब आपने अपॉइंट करना है तो उसका तरीक़ाकार तो मौजूद है, अपॉइंटमेंट का। उसका तरीक़ा ये है कि आप अपोज़िशन और जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव है यानी चीफ़ मिनिस्टर है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया और उसके बाद इलेक्शंस आपने वक्त पे नहीं कराए, तो पहले ही हमें अफसोस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की वफात पे, लेकिन पहले ही वो गैर आईनी बैठे हुए थे। 3 महीने के बाद तो उनका गैर आईनी टेन्योर है और उस गैर आईनी के बाद आज भी अगले 3.5 महीने के लिए कोई सेटअप नहीं है और उसका आइन ने भी कोई हल नहीं बताया, इसलिए कि ये नॉमिनेशंस आपने पहली दफा इतने अरसे के लिए कर ली। देखें, माजी में भी या मार्शल लॉ होता था, वो वन मैन रूल होता था, आइन आपका मुअत्तल होता था, या 90 डेज में इलेक्शन होता था। एक दफा मौका जरूर हुआ था बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, जो 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया था, लेकिन 1 महीना था। लेकिन यहाँ आपने 13-13 महीने के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए नॉमिनीज उठा के बिठाए हुए हैं। तो फिर आइन तो इस बात पे बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 224 के 90 दिन के लिए था होगा। अब 90 दिन गुजर गए और 90 दिन के बाद आपने 6-6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए आप एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हल है उसको ढूंढना पड़ेगा। सर ये बताइएगा कि आपको जल्द से करने नहीं दिए जा रहे, सब कुछ सामने है, अभी तक पीटीआई ने क्या लाया हमारे इख्तियार किया है, इलेक्शन अनाउंस तारीख हो गई आ गई है, तो आगे आप करने क्या जा रहे हैं, किस तरह लोगों को मुतमईन करेंगे, कारकुन जो है वो देखेंगे कि बाकी पार्टी खड़ी होगी है, लोग असद उमर साहब जो है वो पार्टी छोड़ गए हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको मिल नहीं रही, तो आगे आपका राय क्या होगा? देखें, ये तो सब मानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही,
क्या अवाम को नहीं पता कल हमारे साथ जुल्म हो रहा है? अवाम को पता है कि इनको क्रश करने की कोशिश हो रही है। वो मुझे आपको नहीं, ये अवाम का बुनियादी हक है, ये अवाम का हक है, ये पब्लिक का हक है कि वो अपना हक इस्तेमाल करें वोट देने का। ये नहीं वो इलेक्ट करेंगे अपने में से कि मेरा हुक्मरान ये होगा, हक नुमाइंदगी मेरा ये करेगा। या जो इदारे हैं उनकी तरफ नफरत आएगी और उसका अंजाम यह है कि लोगों ने तहैया कर रखा है कि उन्होंने बल्ले के निशान पे मोहर लगानी है और उसके लिए हमारा जो तरीकाकार है वो हम आइन और कानून पे यकीन रखने वाले लोग हैं। या हम इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे या हम हाई कोर्ट्स में जाएंगे। हम इस वक्त हाई कोर्ट में भी हैं बैक वक्त, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और हमें यकीन है कि जितना कुछ आज हो चुका है, आज जिस तरह लोग अगवा बराए बयान किए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को उठा करके जाया जा रहा है, मीडिया हाउसेस पहुंचाया जा रहा है या उनसे चिल्लाकशी कराई जा रही है या उनसे जोर जबरदस्ती के जरिए पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, जिस तरह ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिस तरह 16-16 20-20 दफा जमानतें होने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा, ये अवाम कौम पब्लिक आपके मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया के जरिए हर बंदे तक पहुंच चुकी है। आज सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास मौजूद है और ये पब्लिक के हक में जो डाका मारेगा पब्लिक उसको फिर रिस्पॉन्ड करेगी। ये आज भी इदारों का काम है कि अपनी जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहाल करें और आज अवाम को उनके हुकूक वापस करें। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि कल साइबर केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकला जो है पेश नहीं हुए, उस पर जज अब्दुल हसन ने इमरान खान से शिकायत भी किया है कि हम सीरियस है, समाअत आपके जो वकला है वो सीरियस नहीं ले रहे। उस पर इमरान खान का कहना है कि वो भी बहुत ज़्यादा मायूस है, तो आप लोग पेश क्यों नहीं हुए साइबर केस की समाअत के दौरान? ऐसी कोई बात नहीं कि इमरान खान साहब मायूस होने वाला आखिरी शख्स होगा पाकिस्तान में। इमरान खान साहब से मैं कल मिल के आया हूँ, पेश ना होने की वजह वो एप्लीकेशन में मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इन्फॉर्म कर दिया था अटॉर्नी जनरल को कि जी फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक ओपन ट्रायल के केस का फैसला नहीं होता। वो इन्फॉर्म उनको कर दिया गया था। शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर जज साहब तक नहीं पहुंची तो अलग बात है, ये अटॉर्नी जनरल साहब की जिम्मेदारी थी कि वो इन्फॉर्म करते हैं। ई वाले दिन इमरान खान पर फर्दर जुर्म आयद करने इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी की है, तो क्या इमरान खान साहब आएंगे इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा आईनी इदारा है। उन्होंने बुलाया था पिछली तारीख पे उनको प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रोड्यूस करने की बजाय आपको याद है सेक्रेटरी इंटीरियर ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि नहीं जनाब इलेक्शन कमीशन वहां जेल में चला जाए। उसके ऊपर उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को तलब कर लिया है। मैंने उनको कहा था कि यह है तौहीन अदालत। तौहीन अदालत के लिए सिर्फ तौहीन इलेक्शन कमीशन ये है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए सिर्फ इमरान खान जरूरी नहीं है, उसके लिए हर वो इदारा, हर वो शख्स जो आपकी तौहीन करेगा आप उसको नोटिस करें, उनको पर्सनली तलब करें। इसलिए कल उन्होंने उसको पर्सनली तलब कर रखा है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन की भी वो बात नहीं मानते, जो उनकी बात नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो चीफ जस्टिस साहब पिछले दिनों बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी कुर्सी के साथ और उस ओहदे के साथ वो वाकई अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता तो वो उनको वो कुर्सी और वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। खैरी साहब, आपने बताया कि लोग बल्ले के निशान पे वोट लगाने के लिए बेताब हैं। अगर इलेक्शन से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है और उसमें ये हुक्म आ जाता है कि पीटीआई की चेयरमैनशिप और ओनरशिप जो है अकबर एस बाबर का नाम हो जाती है और इमरान खान वहां से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं पीटीआई से, तो लोग इसी तरह बेताब रहेंगे बल्ले के निशान पे वोट लगाने के लिए कि कुछ पड़ेगा? देखें, फॉरेन फंडिंग केस ही गलत है। फॉरेन फंडिंग के आपको याद है हनीफ अब्बासी केस में ये फैसला हुआ था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फंड्स जो है वो चेक किए जाएंगे। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक के फंड से चलती है। अब पब्लिक के फंड्स में बाहर से के पास फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, इसलिए अगर वही बंदे ने अपने नाम से पैसे दे दिए तो ठीक है। अगर उसने अपनी ही कंपनी, पाकिस्तानी है, अपनी कंपनी के नाम से दिया है तो कानून के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है। तो ये इर्रेगुलरिटी है और उस इर्रेगुलरिटी के नतीजे में
कोई इलीगलिटी नहीं होती। और ये थे ना 16 महीने, उसका तरीका यह है कि पार्टी पे कभी पाबंदी नहीं लगती। उसका तरीका यह है कि जिस पार्टी ने कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम किया हो, वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है। तो इस लिहाज से कोई इस तरह का ना खतरा है ना कोई ऐसी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ तो फैसला दे दिया आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन बाकी पार्टियों का चेक तो करें। वो तो ऐसे माफिया से पैसे पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। अगर हमारी अवाम हमें पैसा देती है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, हमारे लोग ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं, तो एक बात और भी बता दूं, पाकिस्तान में 2 अशखास ऐसे हैं, एक मरूफ फौत हो गए जिसने पाकिस्तान की तारीख में कोई इस लेवल का दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपको। वजह क्या है? आज उनके उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल, शिफा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो आपका मौजूद है लाहौर में। शौकत खानम आपका पेशावर में फंक्शनल हो गया है और इन दोनों से सबसे बड़ा कराची में अभी फंक्शनल होने जा रहा है। इसी तरह जिसका पॉलिटिक्स से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये मैं कहता हूं कि अगर कोई एक शख्सियत पाकिस्तान में है, वो इमरान खान है, जिसके ऊपर पब्लिक पूरी दुनिया में ट्रस्ट करती है। और वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट मेरे आपके ऊपर वो ये एक दिन में पैदा नहीं होता। ये जो अवाम का एतमाद होता है, उनके पास होता क्या है? हमारी गरीब अवाम के पास एक चीज़ है, वो है एतमाद। आज भी अगर वो एतमाद करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। आप देख लें, हाँ, वो कोई भी 3 दिन के अंदर टेलीथॉन किया था, 12-13 बिलियंस उनके नाम पे इकट्ठे हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि एक ईमानदार शख्सियत है। फिर मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कोई अपनी इस इक़्तिदार में आने के बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट्स, कहीं से कोई चीज़ तो निकाल लाते? कोई सो कार्ड एवन फील्ड अपार्टमेंट निकाल लाओ, कोई दुबई की प्रॉपर्टी निकाल लाओ, कोई पनामा में से कोई प्रॉपर्टी निकाल लाओ, किसी जगह से कोई निकाल लाओ जिसके नाम से लोग बेचने को तैयार हो। आप उसके ऊपर इस तरह के फजूल इल्जाम लगा के जेल में बंद कर रखा है, इसलिए कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की बात करता है। शेख साहब, आज जैसे तुमर साहब ने जो ट्वीट किया उसमें कहा है कि हम इदारों की इत्तेफाकों की पॉलिसी के मैं हक में नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। आज उन्होंने पीटीआई को भी खैर बात कह दिया और तमाम ओहदे छोड़ दिए। आप ये बताइएगा कि ये चार्जशीट नहीं है क्या? असद उमर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता। बहरहाल पार्टी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनकी बात का एक बात का जवाब दे दूँ, उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कहकर ये कहा था कि मेरा एक वोट भी नहीं है, वोट है तो वो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो इनकी खुशी की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना ये चाहता। बताइएगा कि पीटीआई अक्सर अदालतों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही जो रिसेंट में। देखिए, इस पे तो हमारी बात नहीं हुई। अगर मैं ज़ाती तौर पर पूछें, तो उसूली तौर पर ये चीज़ें एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी जो एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि हमारा कोई ऑफ़िशियली एंड प्रिंसिपली इस मौज़ू पे कोई बात नहीं हुई, लिहाज़ा मैं अभी इस पे मुहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। देखिए, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वन पॉइंट एजेंडा पे मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में भी बात की, वन पॉइंट एजेंडा पे हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसलिए कि अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं कराएँगे, ये मुल्क के रियासत की जड़ें खोखली होंगी, नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी। मुल्क की 25 करोड़ अवाम को जो भूख, बेरोज़गारी, महँगाई और जिन हालात का सामना है, उससे हम निकल नहीं पाएँगे। सर, इतने उम्मीदवार कहाँ से आएंगे आपके इलाकों में? माइनस पीटीआई बड़ी तेजी से काम हो रहा है। पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो डरते हैं चुनाव करने से। क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? तो क्या ये इत्तेहाद पीटीआई के लिए ज़रूरी नहीं हो जाएगा? देखें, आप खुद कह रहे हो कि पीटीआई के वर्कर्स को डराया जा रहा है। अब ये डराने वाले कौन हैं?
अगर मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें आइन मौजूद है, अगर मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ कानून मौजूद है, तो ये डराया तो उससे डराया जाता है कोई खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसी ताकत चीज़ हो कि पाकिस्तान आपका मकबूजा हो, को मफतूहा हो, यहाँ कुछ सुपर पावर हो, या यहाँ कोई बादशाहत हो कि जिससे आप इंसानों को डराएंगे, अवाम को डराएंगे। किससे डराएंगे, क्यों डराएंगे? तो जो डराने वाले हैं ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डराना बंद कर दें, अवाम को फैसला करने दें। और एक बात, हमारे हर हलके में हमारे उम्मीदवार भी हैं और हमने हिकमत अमली बना ली है, इंशाल्लाह हम हर हलके में इलेक्शन लड़ेंगे। सर, सोशल मीडिया पे आपके मुताबिक खबर चल रही थी कि आप पर टॉक शो में पाबंदी लगी है, इसकी क्या वजह है? जावेद चौधरी साहब ने कोई वीलॉग किया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने वीलॉग किया था, अगले दिन मैंने उनके यहाँ शो में मैं गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पे तो अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें वो किसकी पाबंदी है कि जिसके ज़रिए इमरान खान का नाम, तस्वीर और तकरीर आज तक आप नहीं चला सकते? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? यानी जो इश्तिहारी मुजरिम था, आज भी है, अभी तक उसका जुर्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सस्पेंशन लेटर जारी किया था, वो भी टिल डिसीजन ऑफ द कोर्ट किया है। इश्तिहारी मुजरिम की तस्वीर, तकरीर, उठना बैठना सारा कुछ आप दिखा सकते हैं, इवन पीटीवी पे भी दिखाएंगे। मेरी बात मुकम्मल नहीं। तकरीर और उसका कोई गुफ्तगू आप नहीं चला सकते, अगर आप तनकीद भी करना चाहें नहीं कर सकते। जब हमने पैमरा से पूछा, जब हमने आपके टीवी स्टेशन से पूछा, तो कहते हैं जी ऊपर से हुक्म है। तो मुझे बताएं, वो ऊपर तो अल्लाह मियाँ की जात ही है, तो क्या आजकल अलका हो रहा है उनके ऊपर? वो बता देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया है कि जनाब इमरान खान का नहीं चला सकते। तो पैमरा का हुक्मनामा भी मौजूद नहीं है, किसी और अथॉरिटी का भी हुक्मनामा मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी खलाई मखलूक है जो नवाज शरीफ साहब कहा करता था, लोलियां ला रहे हैं और उनको वो ले लेके घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आखिर कौन है वो जिसके हुक्म से आज भी इमरान खान पे पाबंदी है? बाकी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने इमरान खान के पर जुर्म के खिलाफ जो है दरख्वास्त दायर की है, तो चीफ जस्टिस तालिब आईसा से कुछ उम्मीद वाबस्ता है, साथ में सच है? बिल्कुल हमारी उम्मीद वाबस्ता है, हम अदालतों से ही उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि अदालतें अल्लाह ताला की नायब हैं। यहाँ जातियात से बालातर होकर आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है उन्होंने, लोगों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है उन्होंने। लिहाजा वो अपनी उस कसम और उस ओथ का पास करते हुए इंसाफ करेंगे, जो इंसाफ के तकाजे हैं उसके ऐन मुताबिक।